ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 142 मरीजों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी। मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 27%। देश के विभिन्न हिस्सों से 12,800 प्रवासी कामगारों तथा छात्रों को लेकर विशेष रेलगाड़ियां आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। बिहार के लिए चलाई जाएंगी 60 और ट्रेन। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 14 लोगों की मौत। और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक, नीट परीक्षा 26 जुलाई को। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 142 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 13 मरीजों को छुट्टी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 27% है। श्री कुमार ने बताया कि अब तक संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। इधर आज कोविड-19 के 7 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 535 हो गई है। आज जो नये मामले सामने आये हैं उसमें 5 कटिहार से हैं, जबकि एक मामला कैमूर और सीवान का है। प्रधान सचिव ने बताया कि कटिहार में 6 महीने की एक बच्ची और सीवान जिले के बसंतपुर में 3.5 साल के एक बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री कुमार ने बताया कि बिहार में अब तक कुल 32 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 21 जिले में 65 प्रवासी मजदूरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य में अब तक जो भी कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें से 81% लोगों में रोग का कोई लक्षण नहीं मिला है। श्री कुमार ने कहा कि ऐसी स्थिति में मामलों का पता लगाना काफी जटिल होता है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर सजग है और पॉजिटिव मामलों के निकट संपर्कों का पता लगाने के साथ साथ जांच बढ़ाई जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि अब भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण की जांच का काम शुरू हो गया है। प्रदेश में कोरोना से 25 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 75 कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं। सबसे अधिक पटना में 15 कंटेनमेंट जोन हैं, जबकि भोजपुर और सीवान में 7-7 कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं। राज्य सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले नाबालिगों को होम क्वारेंटीन की सुविधा दी है। हालांकि इसके लिए उन्हें एक शपथ पत्र भरना होगा कि वे घर में रहते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों के परिवार के किसी भी सदस्य में यदि कोविड-19 का लक्षण पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल सर्विलांस दल के सदस्य या स्वास्थ्य विभाग के कॉल सेंटर 104 पर देनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोविड-19 के सबसे अधिक 3900 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेज रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। श्री अग्रवाल ने बताया कि देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर भी बढ़ी है और यह 27.41% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए भी हर संभव उपाय किए जाएं। यह भी जरूरत है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमने डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी 14 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,711 हो गई है। इनमें से 13,161 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,583 लोगों की मृत्यु हुई है।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने की सलाह दी है। देखिए, कोरोना वायरस एक नया वायरल इन्फेक्शन है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। इसमें आप इसको ट्रीटमेंट कह लें या फिर प्रिवेंशन कह लें, बचाव कह लें, जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कल से विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि सुविधा के लिए लोगों को भुगतान करना होगा। यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज या नौसेना के जहाजों द्वारा की जाएगी। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि स्वदेश वापसी के बाद लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजा जाएगा, जहां उन्हें 14 दिनों के क्वारंटीन में रहना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से विशेष ट्रेन के बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज 10 ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची हैं। कोटा से एक ट्रेन दानापुर और दरभंगा छात्रों को लेकर पहुंची। वहीं बेंगलुरू और मेलूर से भी एक ट्रेन दानापुर पहुंची है। एर्नाकुलम से प्रवासी श्रमिकों को लेकर चली एक ट्रेन बरौनी जंक्शन पहुंची। अहमदाबाद से एक विशेष ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। आज 4 और विशेष ट्रेनें त्रिशूर से दरभंगा, कन्नूर से सहरसा, साबरमती से मुजफ्फरपुर और एर्नाकुलम से मुजफ्फरपुर पहुंची। वहीं केरल के कालीकट से दोपहर बाद ट्रेन कटिहार पहुंची है। इन ट्रेनों से 12,800 प्रवासी मजदूर और छात्र पहुंचे हैं। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार के लिए 60 और ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित ऋषि भवन क्वारंटीन सेंटर से भागे मजदूरों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे लोगों के भागने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का केस होगा, एपिडेमिक एक्ट भी लगेगा और उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। छोड़ेंगे तो नहीं, कार्रवाई तो होगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, प्रार्थना है कि सहयोग करिए। आप हंगामा करिएगा, आप इस तरह से निकल करके भागिएगा तो क्या होगा? पूरे समाज के लिए आप खतरा बन रहे हैं। इधर कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज के आदेश के बाद सेंटर पर तैनात 2 दंडाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया गया है। सेंटर पर तैनात 2 अन्य दंडाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस बीच पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने सहायक पुलिस अवर निरीक्षक संजय यादव को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 1,860 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1,821 प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं। 57,767 वाहन जब्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान 15 मई तक करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इस महीने हुई फसल क्षति के आकलन के भी निर्देश दिए गए हैं। फरवरी में, उसके बाद मार्च में और फिर अप्रैल में असमय वर्षापात या ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए जो भी कृषि इनपुट अनुदान उनको दिया जाना है, पर बहुत डिटेल में समीक्षा की गई और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि कृषि इनपुट अनुदान जो भी 578 करोड़
42 लाख के आसपास जो स्वीकृत हुआ है उसका वितरण बहुत तेजी से किया जाए। श्री कुमार ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 12 लाख राशन कार्डधारी परिवारों के बैंक खातों में 1,000 रूपये की राशि भेज दी गई है और बाकी बचे परिवारों को भी यह राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि जिन राशन कार्डधारियों को बायोमीट्रिक पद्धति से राशन लेने में दिक्कत हो रही है उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। आप लोगों ने अभी जेईई मेन का आपको चर्चा की है और 18, 20, 21, 22 और 23 जेईई एडवांस अगस्त में होगा और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप खूब अच्छी तैयारी करें और आप चिंतित मत होइए। ये वक्त आपको मिल रहा है, ये हो सकता है ये वक्त कई बार परेशानियां आदमी को और ऊंचाइयां देने के लिए होती हैं। श्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही फैसला किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी विषयों की पाठ्यपुस्तक बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड की वेबसाइट bstbpc.gov.in पर अपलोड कर दिया है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता से लोगों का जीवन आसान हुआ है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। विनोद कुमार, विलेज पोस्ट हथियामा, जिला शेखपुरा। मुझे लॉकडाउन में 7 आदमी का गल्ला मिला और रुपया भी मिला। लॉकडाउन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या देवी है, हम बेगूसराय तेहरा के रहने वाले हैं। मोदी सरकार 500 रुपया भेजे हैं जनधन योजना में, वो पैसा से बहुत हमको लाभ हुआ है। मैं रामनाथ ठाकुर, ग्राम बीसीपुर, जिला रोहतास का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 2000 रुपये की राशि मुझे प्राप्त हुई है। इस कोरोना संकट में 2000 रुपये की राशि से मुझे बहुत मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण 17 मई 2020 तक मोबाइल कंपनियों द्वारा मोबाइल उपभोक्ताओं को निःशुल्क इंटरनेट दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह झूठा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। पटना में 3, कटिहार, जहानाबाद और सीतामढ़ी में 2-2, जबकि नालंदा, बांका, शेखपुरा, समस्तीपुर और अरवल में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि काल वैशाखी और एक चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय होने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि आज हुई बारिश के कारण गेहूं और आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वैशाली जिले के राजापाकर थानाध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 142 मरीजों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी। मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 27%। देश के विभिन्न हिस्सों से 12,800 प्रवासी कामगारों तथा छात्रों को लेकर विशेष रेलगाड़ियां आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। बिहार के लिए चलाई जाएंगी 60 और ट्रेन। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 14 लोगों की मौत। और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक, नीट परीक्षा 26 जुलाई को। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।